हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। जैसे कि सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन वाटर में से एक है। पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर पढ़ा था, जो दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है ओशन वाटर का। आज हम सैलिनिटी और डेंसिटी पढ़ेंगे। तो सैलिनिटी में क्या हम पढ़ेंगे कि सैलिनिटी किस तरीके से ओशन वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरीके से टेम्परेचर किस तरीके से ओशन वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, उसी तरीके से सलाइन वाटर सैलिनिटी सॉल्ट्स जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे ओशन वाटर में हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड हम क्या पढ़ेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि सैलिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली हम मतलब ओशन वाटर में सैलिनिटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है वो हम देखेंगे। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे कि ब्रैकिश वाटर, सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर, ये डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। उसके अलावा ये सैलिनिटी जो ओशन वाटर में पाई जाती है, तो इसके पीछे क्या रीजंस है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द सैलिनिटी ऑफ दिस ओशन वाटर, ये हम देखेंगे और उसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लस सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशन वाटर किस तरीके से, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा था वैसे ही हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर वो भी हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आ रहा हो और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सो सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, नाम से आपको समझ में आ गया होगा। सैलिनिटी मतलब जितने अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते जाएंगे ओशन वाटर में, उतना ज़्यादा सलाइन होता जाएगा ओशन वाटर। अब जनरली ओशन वाटर हम सभी को पता है सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ओशन वाटर और भी ऐसे वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रेन वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये भी सलाइन होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेन वाटर कैसे सलाइन हो सकता है। रेन वाटर में भी सॉल्ट कंटेंट पाए जाते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स पाए जाते हैं। कैसे? आपने कभी क्लाइमेटोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता क्या है? जनरली हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कि क्या किस तरीके से इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन में जब वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, तो कैन यू इमेजिन कि व्हाट इज़ होल्डिंग दैट वाटर टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। कभी सोचा है कि किस तरीके से वो वाटर को एक साथ एक वाटर ड्रॉपलेट्स के शेप में होल्ड करके रखा है, वो कौन सी चीज़ है? व्हाट इज़ इनसाइड दैट वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मोक हो गए, सॉल्ट्स हो गए, तो ये डस्ट, स्मोक, सॉल्ट्स ये सारे हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं जो कि वाटर को एक साथ टुगेदर, मतलब दे आर एक्चुअली होल्डिंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं। तो जब ये प्रेसिपिटेट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, तो साथ में ये डस्ट, स्मोक और सॉल्ट्स भी नीचे ग्राउंड में गिरते हैं। तो इस तरीके से रेन वाटर में भी सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, अब ओशन वाटर पे कैसे सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है? नॉर्मली आपने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा होगा कि रिवर्स ड्रेन करती है ओशंस पे। तो ओशन में जब ये रिवर्स ड्रेन करती है तो साथ में जितने भी रॉक्स के मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट करके लेके आती है और ओशन पे ड्रेन कर देती है। तो इस तरीके से रॉक्स में पाए जाने वाले जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ओशन में ड्रेन करने की वजह से ओशन में सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है। सेकेंड रीज़न ये है कि ज़्यादा सलाइन ओशन वाटर होने का ये रीज़न है कि कंटिन्यूस इवेपोरेशन होने की वजह से वाटर कंटेंट कम हो जाता है और सॉल्ट वहीं के वहीं रह जाता है। तो नीचे सॉल्ट्स रह जाते हैं, वाटर कम हो जाने की वजह से वो ज़्यादा सलाइन हो जाता है ओशन वाटर। तो ये भी वन अदर रीज़न है कि ओशन वाटर क्यों इतना ज़्यादा सलाइन है। ठीक है, अब सैलिनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ओशन वाटर का? तो उसके लिए जैसे कि हम एक टर्म बोलते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड। सैलिनिटी को हम डिफाइन करते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड में, मतलब कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्ट उस 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व्ड है, ये डिफाइन करता है उस ओशन वाटर का या कुछ किसी भी पर्टिकुलर वाटर की सैलिनिटी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, दैट मीन्स 35 ग्राम्स, 35 parts of salts are dissolved in 1000 grams of water।
तो ये उसका मतलब हो गया ये 35 पार्ट्स पर 1000 को, तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक सिंबल से 35 पार्ट्स पर 1000 इस तरीके से लिखा भी जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर। देखिए, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सलाइन वाटर। सलाइन वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है, उससे कम कंटेंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, और फ्रेश वाटर में बहुत ही कम मिनिमल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर का सबसे अपर लिमिट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 24.7 पार्ट्स पर 1000। ये सबसे अपर लिमिट होती है ब्रैकिश वाटर की, कि इतने पार्ट्स ऑफ सॉल्ट्स अगर डिजॉल्व रहता है तो वो अपर लिमिट होता है ब्रैकिश वाटर का। उसके बाद अगर उसमें सॉल्ट और भी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं अबाउ द अपर लिमिट ऑफ 24.7, तो उसका मतलब वो वाटर सलाइन हो गया। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट सलाइन वाटर। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो रिवर्स का पानी जो होता है वो जनरली ब्रैकिश वाटर होता है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर के बीच में होता है, क्योंकि वो वैसे भी ग्लेशियर्स का पानी भी मेल्ट होके मिक्स होता है, और ग्लेशियर्स का पानी तो फ्रेश वाटर होगा, और रिवर्स में थोड़े मिनरल्स जो रॉक्स के होते हैं वो सॉल्ट कंटेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्के ब्रैकिश होते हैं। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि ब्रैकिश वाटर की सबसे अपर लिमिट होती है 24.7 पार्ट्स पर 1000। इसके बाद सलाइन हो जाता है वाटर। दैट मीन्स अगर ओशन वाटर सलाइन होगा तो उसकी लिमिट अबाउट 24.7 पार्ट्स पर 1000 की सैलिनिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि एक एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर कितनी होती है। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर हमेशा ध्यान रखिएगा 35 पार्ट्स पर 1000, कहने का मतलब 24.7 से ज़्यादा ही है। अगर हम एवरेज निकालें हर एक ओशन वाटर का तो 35 पार्ट्स पर 1000 होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स ओशन वाटर सलाइन हो गया। सो ओशन वाटर सलाइन क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, सो सबसे पहला फैक्टर है इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कि किस तरीके से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन होता है। तो इवेपोरेशन में क्या होगा, ओशन वाटर, ओशन के सरफेस का जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो इवेपोरेट हो जाता है, और ऐसे में क्या होगा, जो लेफ्ट आउट सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा रह जाते हैं, और वाटर की क्वांटिटी कम हो जाने की वजह से ओशन वाटर ज़्यादा सलाइन हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि सॉल्ट कंटेंट, डिसॉल्व सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा लेफ्ट आउट रह जाते हैं, और वाटर की क्वांटिटी कम होने की वजह से इवेपोरेशन में सैलिनिटी ओशन वाटर की ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। अब प्रेसिपिटेशन में डिफरेंट हो जाता है उसका सिनेरियो। प्रेसिपिटेशन में होगा क्या कि फ्रेश वाटर वो ओशन में वापस रीफिल हो जाएगा। फ्रेश वाटर रीफिल होने की वजह से सैलिनिटी ओशन वाटर की कम हो जाती है। सो सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीजेस इन प्रेसिपिटेशन एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इंक्रीजेस इन इवेपोरेशन। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन, ये दो फैक्टर्स की वजह से सैलिनिटी किसी भी ओशन वाटर की चेंज हो सकती है, मतलब कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, सो सेकेंड वन इज़ द रिवर्स इन कोस्टल रीजन एंड ग्लेशियर्स इन पोलर रीजन्स। मतलब रिवर्स जो है वो ओशन में आके डंप करते हैं इन कोस्टल रीजन, और पोलर रीजन में जो भी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होके वहाँ के ओशन में आके डंप करती है, मतलब ड्रेन करती है। तो एक्चुअली में उससे क्या होगा, जो रिवर्स है, रिवर्स आर कंसिडर्ड एज फ्रेश वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर के बीच में उसको कंसिडर किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाटर गेट्स डम्प्ड इनटू द ओशन। तो फ्रेश वाटर रीफिल होने के वजह से ओशन वाटर की जो सैलिनिटी है वो कम हो जाती है, और ग्लेशियर्स जो है पोलर रीजन के मेल्ट होके वहाँ के ओशन में अगर रीफिल होगी तो सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर कम हो जाती है। सो सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीजेस व्हेन द फ्रेश वाटर लाइक रिवर्स एंड ग्लेशियर्स आर रीफिल्ड, मीन्स ड्रेन्ड इनटू द ओशन। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल जैसे आर्टिक ओशन है, तो आर्टिक ओशन का अगर हम सैलिनिटी देखें तो वो लेस देन 35 पार्ट्स पर 1000 है। अगर हम एवरेज ओशन का देखें तो हर ओशन का एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 होता है, बट आर्टिक ओशन का लेस देन 35 पार्ट्स पर 1000 है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दोज ग्लेशियर्स विच आर मेल्टिंग एंड डम्प्ड इनटू दोज इन आर्टिक ओशन।
तो आर्टिक ओशन में ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होकर डंप होते हैं, ड्रेन होते हैं, इसकी वजह से वहाँ की सैलिनिटी कम रहती है। बट इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए कि क्या रिवर्स फ्रेश वाटर ही ड्रेन करती है ओशन में, तो नहीं, क्योंकि रिवर्स जो होती है वो रॉक्स के सॉल्ट कंटेंट और मिनरल्स को भी लीच आउट करके ओशन में ड्रेन करती है, तो कहीं ना कहीं वो सैलिनिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। बट अगर देखा जाए कि सैलिनिटी फ्रेश वाटर रीफिल होने से ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज सेडिमेंट्स जो रिवर्स लेके आती है, तो अगर एवरेज देखा जाए सैलिनिटी कम ही करती है रिवर्स और ग्लेशियर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फ्रेश वाटर रीफिल करने की वजह से। ठीक है, तो ये रीज़न है, सेकेंड फैक्टर है रिवर्स और ग्लेशियर्स जो फ्रेश वाटर रीफिल होने की वजह से सैलिनिटी में वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज द विंड, हवाएं। अब जब विंड चलती है तो जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी उस डायरेक्शन में ओशन के सरफेस का वाटर भी मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, जिसे हम करेंट्स भी बोल सकते हैं। तो जब ये ओशन वाटर मूव करेंगी तो ओशन के सरफेस का जो वाटर है, जो सलाइन वाटर है, वो भी मूव करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन द ओशन वाटर हमको देखने को मिलेगा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह में सॉल्ट वाटर मूव होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज विंड। जब विंड मूव करेगी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में सॉल्ट वाटर भी मूव करेगा। तो विंड भी अनदर फैक्टर है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर इन ओशन। नेक्स्ट वन इज द ओशन करेंट्स। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि विंड जिस डायरेक्शन में चलेगी उस डायरेक्शन में ओशन का वाटर भी मूव करेगा, उसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, जिसको हम ओशन करेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ओशन करेंट्स क्या करेंगे, जब ये ओशन करेंट्स मूव होंगे तो सरफेस का जो सॉल्ट सलाइन वाटर है वो दूसरे एरिया में, दूसरे तरफ मूव करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ सलाइन वाटर देखने को मिलेगा। सो जैसे मान लीजिए यहाँ का सलाइन वाटर है, ओशन के सरफेस का वाटर सलाइन है मान लीजिए। अब विंड आ रही है, विंड इस डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ का जो सलाइन सरफेस वाटर है इसको इस तरफ मूव करके ड्रिफ्ट करके लेके चली गई। ठीक है, तो हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर इन ओशन। अब ये जहाँ से वो लेके गई है इस डायरेक्शन में, जहाँ से ये लेके गई है, अब यहाँ के सरफेस का वाटर रीफिल करने के लिए नीचे का जो डेंस वाटर होता है वो अपवेल होगा। अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर उसको हम बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नीचे का अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होता है वो डेंस होगा, और जब डेंस होगा वाटर तो सलाइन हो। सो जितना ज़्यादा वाटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा सलाइन वाटर होता जाएगा। दैट मीन्स नीचे से अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, जो डेंस वाटर है वो अगर ऊपर आके सरफेस पे रीफिल कर रहा है, दैट मीन्स नीचे का डेंस वाटर होगा, नीचे का सलाइन वाटर होगा तो वो आके ऊपर सरफेस पे रीफिल कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, ओशन के जो मूवमेंट्स है जिसको हम ओशन करेंट्स बोलते हैं, उसके मूवमेंट्स की वजह से भी सॉल्ट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ओशन। तो ओशन करंट भी वन ऑफ द फैक्टर है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। सो सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी, ये तीनों के बीच का इंटरकनेक्शन हमको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर में कि विथ इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द ओशन वाटर टेम्परेचर डिक्रीसेस। टेम्परेचर डिक्रीसेस का मतलब उतना ज़्यादा कोल्ड वाटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड वाटर डीपर लेयर्स में देखने को मिलेगा। कोल्ड वाटर का मतलब क्या होगा, उतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा सलाइन वाटर होता जाएगा। दैट मीन्स विथ इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ ओशन वाटर temperature decreases. Temperature decreases means cooler and cooler waters in the deeper layers. If there is a cooler and cooler water in the deeper layers, that means the density will be increasing, and if density will be increasing, that means with the depth the salinity will be increasing. मतलब जितना डीपर लेयर्स पे जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, वो कूलर होता जाएगा वाटर, उतना डेंसर होता जाएगा वाटर, और उतना ज़्यादा सलाइन होता जाता है वाटर। ठीक है, डीपर लेयर्स पे सैलिनिटी बढ़ती जाती है। तो ये आपको इंटरकनेक्शन समझना चाहिए बिटवीन टेम्परेचर, बिटवीन डेंसिटी एंड बिटवीन द सैलिनिटी, वो आपने अभी समझा। ठीक है, अब दैट मीन्स सैलिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि हाई सलाइन वाटर लेयर सिंक बिलो द लो सलाइन वाटर लेयर ऑफ सी वाटर। मतलब पहले लेयर पे
जो सलाइन वाटर होगा, उसके बाद और भी ज़्यादा सलाइन वाटर लेयर होगा, फिर और भी ज़्यादा सलाइन वाटर लेयर होगा। ऐसे में डीपर लेयर्स पे जितना ज़्यादा जाते जाओगे, हाई सलाइन वाटर लेयर्स हमको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ नोट करिएगा, जिस तरीके से हमने टेम्परेचर में एक टर्म पढ़ा था थर्मोक्लाइन, जिसमें सरफेस वाटर और डीपर जितने भी लेयर्स को सेपरेट करने वाला बाउंड्री रीजन है थर्मोक्लाइन, वो हमने टेम्परेचर में पढ़ा था। इस तरीके से सैलिनिटी में भी एक टर्म है जो सरफेस वाटर, ओशन के वाटर को डीपर लेयर्स के साथ सेपरेट करने वाला एक जोन है, जिसको हम बोलते हैं हैलोक्लाइन। तो हैलोक्लाइन एक ऐसा सैलिनिटी वाला बाउंड्री रीजन है जहाँ जो आउटर पोर्शन, मतलब पहला लेयर जो सरफेस लेयर है ओशन का, और डीपर जितने भी लेयर्स है उसको सेपरेट करता है वो बाउंड्री रीजन, उसको हम बोलते हैं हैलोक्लाइन। ये हैलोक्लाइन सैलिनिटी का टर्मिनोलॉजी है। कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। टेम्परेचर पे मत लिखाना, ये हैलोक्लाइन सैलिनिटी के लिए से रिलेटेड है, और थर्मोक्लाइन रिलेटेड है टेम्परेचर से, ठीक है, ओशन वाटर के। तो हैलोक्लाइन में होता क्या है, जिस तरीके से थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर रैपिडली डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उस तरीके से हैलोक्लाइन एक ऐसा पॉइंट है, बाउंड्री रीजन है, जहाँ पर सैलिनिटी एकदम से बढ़ जाती है, रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हैलोक्लाइन, ठीक है। ओके, सो अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी के बीच में इंटरकनेक्शन किस तरीके से है, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी को समझा किस तरीके से डीपर लेयर्स में सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर किस तरीके से है, ठीक है। जनरली हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर या फिर ट्रॉपिकल जोन वाले एरिया में। जितना ज़्यादा सोलर इंसुलेशन पड़ेगा तो वहाँ के जो ओबी ओशन होंगे, वहाँ के सरफेस का वाटर वार्म रहेगा। ज़्यादा वार्म वाटर होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था, वाटर वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी। सो अगर हम देखें कि इक्वेटर रीजन में सोलर इंसुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन होता है, दैट मीन्स वहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ के ओशन वाटर की, बट प्रेसिपिटेशन भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो अगर हम इक्वेटर वाले रीजन की बात करें तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से सैलिनिटी भी बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेसिपिटेशन भी होने की वजह से फ्रेश वाटर रीफिल हो रहा है ओशन में। तो उसकी वजह से सैलिनिटी अगर बढ़ भी जाती है तो फ्रेश वाटर उसको रीफिल करके सैलिनिटी को कम कर दे। तो जनरली अगर देखा जाए तो इक्वेटर या ट्रॉपिकल जोन पे सैलिनिटी कम रहती है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फ्रेश वाटर फिल्ट्रेशन, मतलब फ्रेश वाटर फिल होता है उस ओशन वाटर में। सो अगर हम देखें हायर लैटिट्यूड्स में, तो जैसे कि ट्रॉपिकल जोन हो गया, टेम्परेट जोन हो गया, इक्वेटर से ऊपर वाले हायर लैटिट्यूड्स में जैसे ही जाते जाएंगे इवेपोरेशन और टेम्परेचर कम होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। मतलब इक्वेटर में जो इवेपोरेशन रेट थी उसके कंपैरिजन में टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन की इवेपोरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, चलती रहेगी इवेपोरेशन, बट कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। बट एट द सेम टाइम प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगा, लो रेनफॉल देखने को मिलेगा हायर लैटिट्यूड्स में। वाई? बिकॉज जहाँ पे इवेपोरेशन कम होता जाएगा प्रेसिपिटेशन भी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर हमको कम देखने को मिलेगा, लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर होगा बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। उसकी वजह से क्या होगा कि सैलिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन तो कांस्टेंट रेट में होता जा रहा है, लेकिन लो रेनफॉल होने की वजह से फ्रेश वाटर भी ओशन में मिक्स नहीं हो रहा। इसकी वजह से हमको सैलिनिटी इंक्रीसेस देखने को मिलेगा। मतलब हायर लैटिट्यूड्स जैसे कि टेम्परेट जोन वगैरह में अगर हम जाए तो इक्वेटर के कंपैरिजन में हमको सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सैलिनिटी कांस्टेंट रहेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट होने की वजह से सैलिनिटी कांस्टेंट रहेगी, बट प्रेसिपिटेशन जिसको हम रेनफॉल बोलेंगे वो भी नहीं होगा, कम होगा। तो दैट मीन्स फ्रेश वाटर रीफिल नहीं होगा। बट अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें तो पोलर रीजन्स में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, इवेपोरेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन भी कम होगा, बट ग्लेशियर्स मेल्ट होके फ्रेश वाटर फिल करेंगे उन ओशंस में, तो सैलिनिटी क्या होगी उस ओशंस की, पोलर रीजन की, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर को
डिफाइन कर सकते हैं कि एरिया वाइज हायर लैटिट्यूड्स में या पोलर रीजन में, ट्रॉपिकल जोन हो या इक्वेटर हो, किस तरीके से वहाँ की सैलिनिटी अफेक्ट करती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर, मतलब एरिया वाइज वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमको ये पता है कि हमने अभी तक पढ़ा कि एवरेज सैलिनिटी किसी भी ओशन वाटर की पूरे अर्थ में अगर हम एवरेज निकालें तो 35 पार्ट्स पर 1000 होता है। बट ये सैलिनिटी वेरी करता है ओशन टू ओशन। ठीक है, अब ये ओशन हो या सी हो, इसमें वेरिएशंस सैलिनिटी की देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड लॉक्ड सी है। लैंड लॉक्ड सी ऐसे वाटर बॉडीज होते हैं जो चारों तरफ से लैंड से एनक्लोज रहते हैं या तीनों साइड से लैंड से एनक्लोज रहते हैं। तो लैंड लॉक सी होने की वजह से हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि लैंड लॉक या लैंड एनक्लोजिंग सी जो होते हैं, लैंड मास बहुत ज़्यादा सोलर इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से पास के जितने भी लैंड एनक्लोजिंग सी होते हैं उनको उनके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर जब बढ़ जाए तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से सैलिनिटी भी बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी लैंड लॉक्ड सी होते हैं या लैंड एनक्लोजिंग सी होते हैं तो वहाँ पे उस सी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड सी एक लैंड एनक्लोजिंग सी है। उसकी सैलिनिटी रिकॉर्ड की गई है 41 पार्ट्स पर 1000। दैट मीन्स 35 पार्ट्स पर 1000 जो एवरेज सैलिनिटी है उसके कंपैरिजन से ज़्यादा सैलिनिटी रेड सी में देखी गई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैंड एनक्लोजिंग जो एरिया है वहाँ की सैलिनिटी और भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है, जैसे रेड सी। ठीक है, अगला एक और भी एग्जांपल है जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, जो कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी को रिकॉर्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी लैंड एनक्लोजिंग सी है। लैंड एनक्लोजिंग सी का मतलब बहुत ज़्यादा हायर इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स मेडिटेरेनियन सी में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। अब ऑन द अदर हैंड ब्लैक सी देखें तो ब्लैक सी जो है उसमें सैलिनिटी बहुत कम रिकॉर्ड की गई है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बाय द रिवर्स होने के वजह से ब्लैक सी में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स होते हैं रिवर्स के, जिसकी वजह से सैलिनिटी कम हो जाती है। तो आप ऐसे भी एक्सेप्शंस कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये अटलांटिक ओशन के नॉर्थ पे आपको एक नॉर्थ सी दिख रहा होगा। ये नॉर्थ सी की पोजीशन देख के आप ये समझ सकते हो कि प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ग्लेशियर्स मेल्ट होके इस नॉर्थ सी में मतलब ड्रेन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इन स्पाइट ऑफ इट्स पोजीशन इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑल्सो ये हायर सलाइन में रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्थ सी। अब आप पूछोगे क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने ओशन करेंट्स पढ़ा था ना, कि ओशन करेंट्स भी वन ऑफ द फैक्टर है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन ओशन करते हैं। वो कैसे? कि ओशन करेंट्स जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सलाइन वाटर को नॉर्थ सी में लेके आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ सी इवन दो इट्स पोजीशन इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑल्सो, ग्लेशियर मेल्ट होके अगर फ्रेश वाटर फिल भी हो जाए, फिर भी ओशन करेंट्स जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो सलाइन वाटर को नॉर्थ सी में आके ले आके ड्रेन कर देती है। तो ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। एक और एग्जाम्पल है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी ऑन द अदर हैंड लेस सलाइन रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो क्यों? क्योंकि जो आसपास के जितने भी रिवर्स हैं, रशिया के जितने भी रिवर्स बह के आते हैं, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर इन ए लार्ज क्वांटिटी, ये वन ऑफ द रीज़न है कि बाल्टिक सी को लेस सलाइन रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कंडीशंस एरिया वाइज से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर हम डिटरमाइन करें। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हमारे इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन की बात करें तो एवरेज सैलिनिटी उसकी 35 पार्ट्स पर 1000 है। तो इंडियन ओशन के पास में आपको दो सी दिखते हैं, जैसे कि अरेबियन सी हमारे इंडिया के पास में, और बे ऑफ बंगाल जो हमारे इंडिया के दो आसपास कोस्टल रीजन्स पे पाए जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में से कौन सा ज़्यादा सलाइन है और क्या है उसके पीछे का रीज़न? तो बे ऑफ बंगाल लेस सलाइन होता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर ड्रेन करती है हमारे बे ऑफ बंगाल में, तो इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में फ्रेश वाटर फिल हो जाता है वापस, वहाँ का सी का जो सैलिनिटी है कम हो जाता है।
जबकि अरेबियन सी में बहुत ही कम रिवर्स इन्फ्लक्स देखने को मिलते हैं, जैसे नर्मदा, तापी जैसे कुछ या फिर छोटे मोटे रिवर्स हैं वो ही इन्फ्लक्स करते हैं। इसकी वजह से अरेबियन सी की सैलिनिटी मतलब ज़्यादा कम नहीं हो पाती। लेकिन बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में अरेबियन सी ज़्यादा सलाइन होता है, बाई बिकॉज ऑफ द लेस इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स इन अरेबियन सी एज़ कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर का देखा। ओके, सो हमने दोनों देख लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर, जिसमें हॉरिजॉन्टल में हमने एरिया वाइज विथ एग्जांपल्स देखे कि किस तरीके से सैलिनिटी ओशन वाटर की वेरी करती है लोकेशन के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से, और उसके कुछ फैक्टर्स भी हमने देखे कि कुछ सिचुएशंस भी हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी कैसे बढ़ जाती है, घट जाती है। और हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर देखा कि किस तरीके से सैलिनिटी बढ़ती है इन द डीपर लेयर्स, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी देखी कि ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर और ये सलाइन वाटर में डिफरेंस कुछ समझे। पहले एक इंट्रोडक्शन से शुरू किया हमने, सारे कॉन्सेप्ट्स को सैलिनिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमने कवर की आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो में आखिरी तक यहाँ तक बने होंगे तो आई होप आप कुछ सीखने के लिए ही यहाँ मेरे साथ वीडियो में जुड़े थे। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट टाइम मैं और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करके दूँ। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो भी कोई भी यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन अगर आप स्कूल में भी हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए।